Dear students, in previous lecture we have studied about male reproductive system. You know it is consist of the primary sex organ testes, the duct system like rete testes, vas efferentia, epididymis, vas deferens, urethra, and there were few glands like seminal vesicle, prostate gland, and Cowper's gland. There was also an external genitalia which is known as pelvis. All these structures they are going to facilitate gametogenesis, insemination and internal fertilization in female body. Okay. And in previous lecture we have studied about the structure of testes. What are different types of cells in testes, the primary sex organ, which are going to help in formation of gametes, and the specialized cells which are going to secrete the male hormone. So there were three types of cells there. The germinal epithelium, which is going to form this male gamete. The Sertoli cells, which are meant for providing nourishment to the male gametes, and there were Leydig cells or interstitial cells which are going to provide to secrete the testosterone hormone. Okay. Now in this lecture we are going to study what are the functions of the duct system and what are the functions of the gland system of male reproductive system. एक्सेसरी ग्लैंड्स या एक्सेसरी डक्ट्स के फंक्शंस पढ़ने से पहले हम मेल गैमेट कैसा दिखाई देता है, जिसको आप स्पर्मेटोजोआ कह सकते हो, जिसको आप स्पर्म कह सकते हो, कि मेल गैमेट एक हैप्लॉइड सेल है. आप जानते हैं कि ये एक ऐसी सेल है जो मियोसिस प्रोसेस से बनने वाली है और प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस. इस प्रोसेस में कौन-कौन से स्टेप्स हैं ये हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे. पर एक टिपिकल गैमेट, मेल गैमेट दिखाई कैसा देता है वो आपके सामने ड्रॉ किया गया है. इस सेलुलर स्ट्रक्चर की शेप अगर आप एक टिपिकल सेल से जो आप पिछली क्लासेस में बनाते रहे हैं उससे कंपेयर करते हैं, आप देखते हो कि सबसे पहले सेल के बाहर एक बाउंड्री होती है जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं. इसके अंदर एक न्यूक्लियस होता है, आप उसमें साइटोप्लाज्म फिट करते होते थे जिसको आप मैट्रिक्स कहते हैं, और इसी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर जैसे माइटोकॉन्ड्रियन, गोल्गी एपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम and the lysosomes, polysomes, centrioles. There are number of structures that we have learned to draw but are present in a typical animal or plant cell. अब अगर ये सेल इस सेल के साथ कंपैरिजन इसका किया जाता है तो हमें कहीं से भी इसकी शेप या इसके अंदर जो अभी हमने स्ट्रक्चर्स की बात की वो हमें शायद इसमें नहीं दिखाई देते. पर आपको याद रखना है कि ये एक मॉडिफाइड सेल है, ये एक ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जिसकी शेप और इसके अंदर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उन सभी में मॉडिफिकेशंस हुआ है कुछ इस तरीके से कि ये सेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट में जा सके और जहां पर एग है वहां जाके उस एग के साथ फ्यूजन कर सके. तो मेल गैमेट का जो स्ट्रक्चर है इसको हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं. यू कैन सी वी कैन हैव दिस पार्ट हियर, दिस इज लेबल्ड, वी कैन लेबल इट एज हेड पार्ट. ये इसका हेड रीजन है ये वाला. फिर इसके यहाँ पर बीच में आपको ये एरिया दिखाई देता है, इतना एरिया, दिस इज नोन एज इट्स मिडल पीस, मिडल पीस, एंड देन ए टेल. ये वाला जो हिस्सा है इसका यहां से लेके और इधर तक इसको हम कहते हैं टेल. तो देयर आर थ्री मेन रीजन्स इन द मेल गैमेट और द स्पर्मेटोजोअम और द स्पर्म. इस हेड के ऊपर आपको एक टिप जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देता है इस तरीके से, तो आप इसको यहां पर टिप कह सकते हैं. अब एक टिपिकल सेल में जो सबसे बाहर की बाउंड्री होती है उसको हम कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो ये क्योंकि ये भी एक सेल है तो इसमें जो बाहर की जो लाइनिंग दिखाई दे रही है दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द सेल. ये पूरा का पूरा यहाँ तक जो लाइनिंग जा रही है ये इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन है. तो आप इसको लेबल कर सकते हो
the plasma membrane. ओके, अब इसकी जो टिप है, इस टिप को हम कहते हैं एक्रोसोम। एक्रोसोम, और एक्रोसोम एक मॉडिफाइड गोल्गी एपरेटस को रिप्रेजेंट करती है। दिस इज ए मॉडिफाइड गोल्गी apparatus. Golgi apparatus you have learned in your previous classes. It is meant for secretion, modifications of materials. यहाँ पर भी हम इसका रोल पढ़ेंगे, लेकिन अभी आप याद रखिए कि एक एक्रोसोम है। हेड के ऊपर बिल्कुल एक कोनिकल एरिया, टिप जिसको आप कहते हो। अब इस हेड रीजन में आप देख रहे हो, यहाँ पर एक ये स्ट्रक्चर की बाउंड्री दिखाई गई है और एक ये जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन कह रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने एक मैट्रिक्स को फिलअप किया है। दिस मैट्रिक्स इज रिप्रेजेंटिंग द साइटोप्लाज्म। आप अगर एक टिपिकल सेल से बात करें तो वहां पे हम बहुत सारा साइटोप्लाज्म दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्मिक कंटेंट हैज रिड्यूस्ड, बहुत कम रह गया है। और ज्यादातर जो इसका एरिया है, जो ये वाला एरिया है, इट इज फिल्ड अप बाय और इट इज कवर्ड बाय ए स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर हियर। एक्चुअली दिस इज द न्यूक्लियस। ये जहां पे आप इसको न्यूक्लियस लेबल करते हो, ये इसका न्यूक्लियस है। तो आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं, ये इसका न्यूक्लियस है। और जो मैंने इसमें ये रेड कलर मटेरियल भरा है, ये इसका हैप्लॉइड सेट है क्रोमोसोम्स का। आपको पता है कि ये एक मेल गैमीट है, इसके पास एक हैप्लॉइड सेल है, मियोसिस से बनेगी, और इसके बाद जो एक सेट है वो एग के दूसरे सेट के साथ कंबाइन होगा और तब जाके जाइगोट यानी डिप्लॉइड सेल बनती है। तो अभी ये एक हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है और वो जो क्रोमोसोम का सिंगल सेट है वो इस न्यूक्लियस के अंदर दिखाया गया है। क्लियर है? तो हेड इज कंटेनिंग द न्यूक्लियस पार्ट। अब इससे आगे नीचे यहाँ पर ये एरिया छोटा सा कॉन्स्ट्रिक्टेड सा एरिया दिखाया गया है, इसको आप इसकी नेक कह सकते हैं, द नेक पार्ट ऑफ द मेल गैमीट। और इस नेक के आगे आपको यहाँ तक ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दिया, इतना एरिया, इसको हम कहते हैं मिडल पीस। दिस मिडल पीस इज हैविंग द माइटोकॉन्ड्रियन, माइटोकॉन्ड्रियन और mitochondria. This mitochondria are the powerhouse that you have studied in your previous classes. And after this middle piece, you can see a tail here, and in this tail you can see that a rod-like structure is running, starting from this neck region up to the end of this tail. This red color rod-like structure is the axoneme. Axoneme, and this rod-like structure is actually arising from the centriole present in the neck region. Centriole. So अभी आपको कुछ फेमिलियर से वर्ड सुनने को मिले हैं, जैसे गोल्गी एपरेटस। यहाँ हम गोल्गी एपरेटस नहीं कह रहे हैं, एक्रोसोम कह रहे हैं। फिर हमने कहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो इसकी बाहर की लाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद हमने न्यूक्लियस की बात की, फिर हमने कहा कि माइटोकॉन्ड्रियन है, और फिर हमने कहा कि एक एक्सोनीम है, और जो यहाँ पर नेक रीजन में दो सेंट्रियोल्स होते हैं, उन सेंट्रियोल से निकलने वाली एक रोड जैसा स्ट्रक्चर जो टेल में से गुजर रहा है। तो ये एक टिपिकल मेल गैमीट कैसा दिखाई देता है। अब बात यह है कि ये इस तरह का स्ट्रक्चर क्यों है। वाई एक सेल जो ऐसी होती है वो इस तरह की सेल की शेप उसकी इस तरह से क्यों हो गई, या इसके पास ये स्पेशलाइजेशन क्यों हुआ। रीजन ये है कि इसे फीमेल बॉडी के अंदर जहां पर एग जो फेलोपियन ट्यूब्स होते हैं वहां तक जाना है और उसे फ्यूज करना है उस एग के साथ। तो सबसे पहले इसके एक ऐसे फीचर होने चाहिए कि ये ट्रैवल कर सके, मूव कर सके। सो द गैमीट इज मोटाइल, इट शुड बी मोटाइल, एंड दिस मोटिलिटी इज प्रोवाइडेड बाय दिस टेल। ये टेल है जिसको मूवमेंट करने में मदद करेगी। ओके, द फंक्शन ऑफ टेल इज टू हेल्प इन मूवमेंट ऑफ द स्पर्म। ओके, नाउ दिस मिडल पीस, अब बिकॉज टेल की मूवमेंट के लिए इसको ट्रैक में काफी लंबा जाना है, तो फॉर दैट मूवमेंट इट विल रिक्वायर द नरिशमेंट, एंड द नरिशमेंट, the food, if it is surrounded by food, that food will broken down or oxidized by
द माइटोकॉन्ड्रियन और द पावर हाउस ऑफ द सेल। इसलिए मिडिल पीस जिसमें माइटोकॉन्ड्रियन है ये इस मूविंग स्पर्म को या जो मोटाइल स्पर्म है जब ये मूव करेगा तब इसको जो न्यूट्रिशन से जो इसके आसपास रहेगा उस न्यूट्रिशन से जो उसमें फूड है उसको ऑक्सीडाइज करके जो एनर्जी मिलने वाली है वो इस स्ट्रक्चर से मिलेगी। सो आप फंक्शन क्या लिख सकते हो मिडिल पीस का? मिडिल पीस हैज माइटोकॉन्ड्रियन that will help in oxidation of the food material and thus going to help in providing energy for their movement. Okay? तो टेल मूवमेंट में मदद करती है, ये एनर्जी देता है। अब आगे बात यहाँ पे इस न्यूक्लियस पार्ट की, तो मैंने अभी आपको बताया था क्योंकि इसमें एक सिंगल सेट है क्रोमोसोम का, एक हैप्लॉइड सेल है, तो इस न्यूक्लियस के अंदर जो सिंगल सेट है क्रोमोसोम का ये एक्चुअली होल्ड कर रहा है वो क्रोमोसोम का सेट जो फीमेल गैमेट के साथ मिक्स होगा और तब जाके जाइगोट सेल में कंट्रीब्यूशन इस सेल का इसके क्रोमोसोम्स का रहेगा। ओके, सो दिस हेड रीजन इज होल्डिंग द सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। अब आती है बात टिप की। आप अगले लेक्चर में पढ़ेंगे कि एग जो है ये एक मल्टी लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है, उसमें कुछ वॉल्स होती हैं और अगर ये गैमीट अगर इसे फ्यूज करना है एग के साथ, अपने इस कंटेंट को उस एग के कंटेंट के साथ मिक्स करना है, तो सबसे पहले इसे एग के अंदर पेनिट्रेट करना होगा फ्यूजन करने के लिए, फर्टिलाइजेशन करने के लिए। सो दिस एक्रोसोम टिप इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल in penetration of sperm inside or the crossing the wall of egg during the fertilization process, and this acrosome tip is going to release some enzymes, hydrolytic enzymes that will dissolve the wall of egg or the ovum. ओके, तो ये एक ऐसे ट्रांसफॉर्म्ड सेल है जो स्पेशलाइज है किस चीज के लिए? ये इंसेमिनेशन प्रोसेस से फीमेल बॉडी में जाए, मूवमेंट करे, कहां तक पहुंचे? एग तक पहुंचे, और एग में अगली प्रोसेस क्या होनी चाहिए? उस एग के साथ इसे फ्यूज करना है। तो उन सब चीजों के लिए इसमें वो स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स हैं जिनको हम एक टिपिकल सेल में कुछ अलग तरीके से दिखाते हैं या लेबल करते हैं। एंड आई होप the structure is clear to you. अब इस स्ट्रक्चर से या इसके मूवमेंट से जुड़े हुए रोल है हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की ग्लैंड्स हैं और जो डक्ट सिस्टम है। आपको मालूम है टेस्टिस में स्पर्म्स बन जाते हैं और टेस्टिस में स्पर्म्स सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स में बनते हैं जहां पर जर्मिनल एपिथेलियम से स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होगी और सर्टोली सेल्स जो उनके आसपास हैं वो उन्हें नरिशमेंट देती हैं और जिससे कि जो स्पर्म्स हैं वो नॉर्मल और बनते हैं और स्पर्मियोजेनेसिस प्रोसेस से फिर वो आगे मेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक को छोड़कर और बाहर फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक में एंट्री के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जब टेस्टिस में स्पर्म्स बन जाते हैं तो उनकी मैच्योरेशन और उनकी फर्दर मूवमेंट कहाँ तक? एक्सटर्नल जेनिटलिया तक मूवमेंट डक्ट सिस्टम के रास्ते होती है। तो हम डक्ट सिस्टम का एक कॉमन रोल लिख सकते हैं कि वीटे टेस्टिस, वास एफरेंशिया, एपिडाइडमिस, वास डेफरेंस एंड यूरेथ्रा। All these are some tubular structures that will help the sperms to give a way, एक रास्ता देते हैं so that they can move outside the male body and can enter in female body. तो डक्ट का हम कंबाइंड रोल ये लिख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें ग्लैंड्स की, एक्सेसरी ग्लैंड जो हमने 3 पढ़े हैं, समाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड एंड कोपर्स ग्लैंड, ये इंसेमिनेशन प्रोसेस में एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हम लेते हैं समाइनल वेसिकल। आपको पता है समाइनल वेसिकल पेयर्ड ग्लैंड्स होते हैं और ये ग्लैंड्स वास डेफरेंस के साथ कनेक्टेड होते हैं। वास डेफरेंस के साथ जब ये कनेक्ट हो जाते हैं तो जो कॉमन डक्ट हमारा बनता है उसको हम बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। समाइनल वेसिकल से एक फ्लूइड रिलीज होता है येलोइश
alkaline fluid is released by these glands that contain a very important material nutrient fructose sugar. इसमें fructose sugar होती है, उसके जो उसका secretion होता है उसमें fructose sugar, ascorbic acid, calcium ions and prostaglandins. Fructose will act as nutrient for this moving sperm. अभी आपसे बात हुई थी कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसको आप पावर हाउस कहते हो वो फूड को ऑक्सीडाइज करेंगे, लेकिन वो फूड किस फॉर्म में इसके आसपास होगा? दैट इज इन द फॉर्म ऑफ फ्रक्टोज शुगर। क्लियर है? इसके साथ साथ कैल्शियम आयंस होते हैं जो इसकी मूवमेंट को फीमेल बॉडी में काफी फास्ट करवा देते हैं। इसके साथ साथ प्रोस्टाग्लैंडिन्स भी हैं इसके सीक्रेशन में, सेमिनल वेसिकल के सीक्रेशन में, जिसकी वजह से फीमेल बॉडी में मूवमेंट शुरू हो जाती है और वो उन स्पर्म्स को फैलोपियन ट्यूब की तरफ डायरेक्ट कर देते हैं। तो टुगेदर ऑल these secretions, this fluid-like material, it is helping the sperms to move inside the female body without any hindrance, so that they can come close to the egg, which is present in in fallopian tube. इसी के साथ प्रोस्टेट ग्लैंड, ये गोल्फ साइज बॉल की तरह से बॉल जैसा इसका साइज होता है और ये सिंगल होता है प्रोस्टेट ग्लैंड। It is also going to release a fluid or liquid that is slightly thin in nature. इसका थोड़ा thick होता है, in nature milky and slightly alkaline and will be having some anticoagulants, nutrients. दोनों का जो मिक्सचर है सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड, दोनों से जो फ्लूइड निकलता है उसका 60% पार्ट तो सेमिनल वेसिकल ही कंट्रीब्यूट कर रहा है उस फ्लूइड का, लेकिन कंबाइन होने के बाद वो फ्लूइड कहलाता है सेमिनल प्लाज्मा। सेमिनल प्लाज्मा, ओके। This seminal plasma is actually a common term given to the fluid which are released by the seminal vesicle and the prostate gland. So, what is purpose of this seminal plasma? They are going to provide, first of all, you have to write this seminal plasma is going to provide the liquid medium so that the sperms can travel, because you know that they have a tail, but where they are going to move inside, they will also require a medium. उन्हें एक medium चाहिएगा जिसमें वो तैर सके. That liquid medium is provided by the seminal plasma, which is a combined mixture of this secretion of these two glands, and also because that liquid medium is also having some materials like fructose sugar. This will act a energy source for the sperms. Energy मिल जाएगी इससे. इसके साथ साथ कुछ और ऐसे केमिकल्स हैं जैसे कैल्शियम आयन हो गया या ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स हो गए, इससे जो स्पर्म्स की मूवमेंट तेज हो जाती है और दे कैन इजीली क्रॉस द फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। ये अल्कलाइन नेचर के इसलिए होते हैं क्योंकि फीमेल बॉडी में जैसे वो एंटर करेंगे वहां पर उन्हें एसिडिक मीडियम को न्यूट्रलाइज करना है, दैट्स व्हाई दे शुड बी अल्कलाइन इन नेचर टू न्यूट्रलाइज दैट मीडियम, ओके। एंड थर्ड टाइप ऑफ ग्लैंड, कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड का फंक्शन is you can mention that these Koppers gland are going to release a mucus fluid which is having mucus in it, and this fluid of Koppers gland will help in frictionless movement of penis so that they can facilitate the insemination process, okay. So this is also going to release alkaline mucus fluid. ये तीनों ग्लैंड्स जिनको आप एक्सेसरी या सेकेंडरी ग्लैंड्स कह रहे हैं वो इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हेल्प कर रहे हैं रिप्रोडक्शन प्रोसेस को। हम इन्हें प्राइमरी ऑर्गन्स में कंसिडर नहीं करते हैं बिकॉज दे आर गोइंग टू हेल्प द प्राइमरी स्ट्रक्चर इन फैसिलिटेटिंग द रिप्रोडक्शन प्रोसेस, ओके। अब जब स्पर्म्स रिलीज होते हैं, टेस्टिस में स्पर्म्स बनते हैं और साथ साथ उनमें ये फ्लूइड मिक्स हो जाता है, तब हम उसको एक कॉमन टर्म देते हैं दैट इज सीमेन। दिस
seminal plasma when it get mixed with the sperms, जब इसमें sperms mix हो जाएंगे टेस्टिस से, ये कहाँ से रिलीज हुआ है, वो सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड से, और ये कहाँ से रिलीज हुए हैं, ये टेस्टिस से रिलीज हुए हैं। तो जो डक्ट्स में से, डक्ट के रास्ते मतलब कि सेमिनिफरस से रीटे टेस्टिस से, रीटे टेस्टिस से वास एफरेंशिया, वास एफरेंशिया से एपिड्यूडाइडर्मिस, देन वास डेफरेंस, और जैसे ही वास डेफरेंस स्पर्म्स को लेकर सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड के आसपास से गुजरते हैं, तब क्या होगा, उस यूरिथ्रा के अंदर इन स्पर्म्स के साथ साथ इन दोनों का सिक्रेशन भी मिक्स हो जाता है, और उस सिक्रेशन को हम कहते हैं सीमेन। ओके, सीमेन में स्पर्म्स भी आप काउंट करते हैं, स्पर्म भी हैं इसके अंदर। एक नॉर्मल इजैकुलेशन में जब भी स्पर्म्स रिलीज होते हैं, एक बारी में जो इजैकुलेशन होती है स्पर्म्स की, सीमेन की इजैकुलेशन होती है, तो उसमें लगभग 200 से लेके 300 के करीब 200 to 300 millions of sperms are present in single ejaculation, and this is released during the coitus process or insemination process. Okay, the coitus process is going to have 200 to 300 millions of sperms that are released in the female body, but in out of these 200 to 300 millions sperms, अगर रिप्रोडक्शन प्रोसेस को सक्सेसफुल करना है, तो इनमें से कम 60% स्पर्म्स ऐसे होने चाहिए जिनकी नॉर्मल शेप होनी चाहिए, नॉर्मल साइज होना चाहिए, नॉर्मल जिनमें मियोसिस हुई हो, और उन 60% में से भी 40% ऐसे स्पर्म्स होने चाहिए जिनकी मूवमेंट सबसे ज्यादा हो, विग्रस मूवमेंट हो, बहुत तेजी से चलने वाली हो। और आप मान के चलिए इतने सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म्स भी निकलते हैं, उसके बाद भी एग तक बहुत कम स्पर्म्स पहुंच पाते हैं, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर बहुत सारे, ज्यादातर जो स्पर्म्स होते हैं वो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट, क्योंकि वो फॉरेन कोई भी सेल एंट्री कर रही है तो ओब्वियसली वो उसे किल करती हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रोसेस है, इसमें कुछ ऐसे स्पर्म्स की रिक्वायरमेंट जरूरी है जो बहुत फास्टली मूव करें, एंड दे हैव टू रीच अप टू द एग व्हिच इज प्रेजेंट इन द फैलोपियन ट्यूब। ओके, तो आज हमने डिस्कस किया है स्पर्म का स्ट्रक्चर और डक्ट्स और एक्सेसरी ग्लैंड्स के फंक्शंस। ये डायग्राम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इन सभी स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस मालूम होना चाहिए, ड्रॉ करना आना चाहिए, एंड आपको ये भी क्लियर होना चाहिए कि ये स्पेशलाइज्ड सेल की जो शेप है, स्पेशल स्ट्रक्चर जो इसका बना है, ये इसके पीछे क्या पर्पस है और इसके क्या इम्पोर्टेंस है। ओके, एंड आई होप दिस इज क्लियर टू यू।